कि आज जर्नलिज्म जो आज जर्नलिस्ट हैं, जो आज रिपोर्टर है, जो आज पत्रकार हैं, तो आज उनको जर्नलिज्म करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज उन्हें पत्रकारिता करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। चाहे बिहार में हम देख लें, मनीष कश्यप को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। चाहे क्यों ना हम देश में रवीश कुमार जैसे पत्रकार को देखें, उन्हें भी पत्रकारिता करने में दिक्कत है। अनबायस्ड पत्रकारिता कीजिए, चाहे जितना भी आपको दबाया जाए, धमकाया जाए, लेकिन आपकी पत्रकारिता बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होनी चाहिए। तेजस्वी यादव युवा उभरते नेता हैं और लीडर हैं, बट उनको बहुत ज़रूरत है कि बिहार के युवाओं के बारे में सोचें, ठीक है, और उसके हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। जब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बिहार के युवा उन पर भरोसा नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं उज्जवल भारद्वाज, सीके टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अलग व्यक्ति से मैं आज आपकी पहचान कराऊंगा, मुलाकात कराऊंगा और मैं उनसे आज बातचीत करूंगा। और आज हमारे साथ ओशीन एडवर्ड हैं, जो पटना की ही रहने वाली हैं, पटना की निवासी हैं। मूल रूप से वो बिहार के बेतिया से रहने वाली है। ये जानी मानी हस्ती हैं, ये दूरदर्शन पे देखती भी हैं, ये दूरदर्शन के लिए काम करती हैं, अलग अलग प्रोग्राम करती हैं और साथ ही साथ ये कई सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल से भी जुड़ी रही हैं। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मीडिया के मुद्दे पे बातचीत करेंगे, युवाओं के मुद्दे पे बातचीत करेंगे, महिलाओं के मुद्दे पे बातचीत करेंगे और अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, आप मुझे एक बात बताइए कि मैम, बेतिया से निकलकर मीडिया इंडस्ट्री में आना, ये सफ़र कैसे शुरू होता है? जरा आप इसको मतलब बताने की। सफ़र तो सबसे पहले फ़ेसबुक से शुरुआत हुई मेरी, जब फेसबुक ने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उज्जवल जी, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। फेसबुक और डिजिटल मीडिया एम्पावरमेंट करके उन लोगों ने कोलैबोरेट करके मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अच्छा, जो ओके। बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है। तो ऐसे कई वुमेन्स पे डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसमें से चंपारण से मैं एक अकेली थी। जी, तो हेड ऑफिस से कैमरामैन आए थे और शूट किए थे पूरे दिन, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी कोई बात है। और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैं दूरदर्शन पटना से मुझे कॉल आई। इनफैक्ट फेसबुक पे मैसेंजर पे मुझे मैसेज आया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आकर एक इंटरव्यू राउंड क्लियर कीजिए। फिर मैं गई वहाँ पर, मेरा रिटन इंटरव्यू हुआ और कैमरे पर मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ और वाइवा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ और बिहार बिहान एक लीडिंग शो है इंटरव्यू का, जिसमें फेमस पर्सनालिटीज़ और सोशल वर्कर्स जो कहीं ना कहीं समाज में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, उनका मैं इंटरव्यू किया करती थी वहाँ पर। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मैम, आपने अभी तक किन किन फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू किया? जैसे आप 2-3 नाम अगर बताएं। मैंने सबसे पहले तो भजन सम्राट, पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा सर का इंटरव्यू किया है। वीर जारा के जो मेन सिंगर रहे हैं मोहम्मद वकील साहब, उनका इंटरव्यू किया है मैंने। आपने सास भी कभी बहू थी देखा होगा, उसमें जो सविता ईरानी का जो आइकॉनिक रोल था, है ना, उनका मैंने इंटरव्यू किया, जो कि देश विदेश में हर जगह अपने थिएटर आर्टिस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं और बहुत ही अच्छी वो अदाकारा हैं। इनके अलावा बहुत राजीव ईरानी का भी इंटरव्यू किया है मैंने। तो जी। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। मैम, बिहार की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होता है ये सफ़र? क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि महिलाओं को अभी भी काम करने की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, तो कितना ये मुश्किल सफ़र है? मैं उज्जवल, देखिए, मैं इसको बहुत मुश्किल सफ़र के तौर पे नहीं बोल सकती हूँ। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी यस, कमी है अपॉर्चुनिटी की, लेकिन अगर बिहारी स्टूडेंट्स को अगर प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो एक कदम ज़रूर वो पीछे जाते हैं और उसके बाद जब छलांग लगाते हैं तो लोगों के सामने, दुनिया के सामने वो ज़रूर नज़र आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी की थोड़ी कमी है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी उनके सामने दिखती है तो वो ज़रूर अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। जी मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आप नोएडा में रहती हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं। तो आप यहाँ कब आई? मैं यहाँ 2021 में आई। 20-21 में आई। तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला इसीलिए आई? तो आप यहाँ पे आना चाहती थी या यहाँ पे काम हुआ इसीलिए आई? मतलब आप यहाँ पे खुले मन से आई या आपको लगा कि यार वहाँ पे काम है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा? नहीं, मेरा आना, चूँकि कोरोना काल में मेरा स्टार्टिंग ही हुआ था, उसी के कोरोना जो वेव था उसके कुछ महीनों पहले मेरा वो स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पर मुझे एक्चुअली आपकी पहले वाली जो क्वेश्चन वो रिलेट कर रही है कि अपॉर्चुनिटीज़, मेरे अंदर टैलेंट
की कमी नहीं थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो टैलेंट तो थी, उसको मैं और एनहांस करना चाहती थी। इस वजह से मुझे सजेस्ट किया गया कि आप नेशनल में जाओ। मैम जी मैम, अगर यही अपॉर्चुनिटी अगर आपको पटना में मिलती तो आप क्या वहाँ पे काम नहीं करती? बिल्कुल काम करती। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ आए, बल्कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है उज्जवल, मैं आपको बताऊँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आए, सरकार हमारे बच्चों को तो मैम कहाँ चूक रहा है, मतलब गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज या कंपनीज कहाँ चूक रही है, वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे पा रहा है बिहार के लोगों को बिहार में ही? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है उज्जवल कि हमारी सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए। इनफैक्ट अगर बात करें कि इंडस्ट्रीज़ में, इनफैक्ट बात करें अगर हॉस्पिटल में, अगर बात करें, अगर जी जी शिक्षा की बात करें, तो इस पर ज़रूरत है एकदम फोकस्ड कोर होकर फैसले लेने की, उसको वर्क में, काम में उसको परिणत करने की। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ हम बाहर क्यों लेकर जाएं, बाहर क्यों प्लेटफॉर्म दें? उसी अपॉर्चुनिटीज़ को बिहार सरकार को चाहिए कि हमारे बिहार में लॉन्च करें, बातें करें। देखिए जैसे कि नैनो कार की भी बात हो रही थी, जहाँ तक उससे लेकिन बिहार में मैम लाने कोई की, भी इंडस्ट्रीज नहीं है। बिल्कुल नैनो कार की जहाँ तक बात हो रही जी थी जी कि रतन टाटा से वहाँ बिहार में वो स्टैब्लिश होने की बात हो रही थी, लेकिन देखिए ऐसा कुछ हुआ कि वो बिहार से हट गई वो चीज़, रतन जी टाटा ने उसको वहाँ से हटा लिया। हटा लिया। अगर वो हमारे बिहार में होते तो सोचिए कि कितने वर्कर्स को, इंजीनियर्स को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अगर कॉलेज भी उसी लेवल पे बने, अगर आज मास मीडिया के का कॉलेज देख लीजिए, जर्नलिज्म का कॉलेज देख लीजिए, तो बाहर के शहरों में, बाहर के स्टेट्स में इतना हाइप क्यों है? बिहारी और यूपी के स्टूडेंट्स बाहर क्यों आते हैं? जी 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 तो अगर बिहार के स्टूडेंट्स को उस तरीके का कॉलेज दिया जाए, उस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो क्यों ही बिहारी स्टूडेंट्स बाहर आकर एजुकेशन लेंगे या बाहर आकर जॉब करेंगे? जी जी मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप बिहार में ही की रहने वाली हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लाइक वहाँ पे युवाओं को प्रॉब्लम होता है, मतलब युवा वहाँ पे अभी भी रोजगार के लिए बहुत ही, मतलब पुलिस से रोज झड़प हो रही है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प हो रही है, हिंसा हो रही है। बिहार में सरकारें बदलती रहती है, हर तरीके की सरकारी, भाजपा के भी साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, राजद के भी साथ तेजस्वी यादव जी के साथ, और नीतीश कुमार तो लगातार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार के युवाओं को मौका क्यों नहीं मिल पा रहा? मतलब बिहार के युवाओं को अब क्या करना चाहिए? मतलब क्या अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो बिहार से बाहर आएँ? नहीं, ज़रूरत है बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के युवाओं को क्रांति लाने के लिए। वो क्रांति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लाया था, ठीक है, और उन्हें ज़रूरत है कि खुद जागरूक होएं। देखिए सोशल मीडिया देखिए प्लेटफॉर्म, मैम, युवा तो जागरूक हैं, युवा तो जागरूक है, तभी तो, जैसे आप भी युवा ही हैं, लेकिन आप बिहार से बाहर निकले क्योंकि आप जागरूक थी। बहुत सारे लोग बिहार से बाहर आते क्योंकि वो जागरूक है। युवा तो जागरूक है, लेकिन वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल पा रही? अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए नहीं मिल पा रही कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे चल रही है, ठीक है। आप देखिए यूपी में, यूपी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो आगे आई है बहुत सारे मुद्दों को ठीक करते हुए, उसको सुलझाते हुए, तो एफर्ट दिख रहा है उनका, ठीक है। युवा यहाँ पर स्थिर है, वो चाहते हैं कि आगे हम बिहार में ही कुछ करें, बिहार में ही रहें, बिहार में ही अपॉर्चुनिटीज़ तलाशें। लेकिन जब तक सरकार, केंद्र सरकार से उस तरीके से मांग नहीं करेगी या वो दिखाएगी कि नहीं कि हम काम कर रहे हैं, आखिर देखिए काम किया जाता है, जी। लेकिन कितना प्रतिशत काम कितने होता है। प्रतिशत काम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर फंड्स भी आते हैं तो उस फंड्स का कितने प्रतिशत, क्या 100% काम एक्चुअल में किया जाता है, ठीक है। अगर 100% काम हो तो लोगों को भी, केंद्र को भी लगेगा कि हाँ यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो जा ही रही है। सरकार बैकफुट पे जा रही है। मैम मेरा अगला सवाल इस चीज़ के लिए कि मैम जो लोग मीडिया, जो लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग जर्नलिज्म के छोटे मोटे कोर्सेज कर रहे हैं, तो मैम आप उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो आगे आकर के काम करें, और वो किस तरीके से काम करें? क्योंकि आज कहा जाता है कि आज जर्नलिज्म, जो आज जर्नलिस्ट हैं, जो आज रिपोर्टर है, जो आज पत्रकार हैं, तो आज उनको जर्नलिज्म करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आज उन्हें पत्रकारिता करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे बिहार में हम देख लें मनीष कश्यप को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। चाहे क्यों ना हम देश में रवीश कुमार जैसे पत्रकार को देखिए, उन्हें भी पत्रकारिता करने में दिक्कत हो रहा है। तो जर्नलिस्ट कैसे मोटिवेट हो? देखिए उज्जवल, ऐसे तो अगर कोर में जाएं, अगर एक लाइन में बोलूं तो पत्रकारिता को हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो जब तक न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये एकदम पिलर की तरह खड़े हैं, और अगर जब चौथा स्तंभ हमारी पत्रकारिता ही अगर वीक फुट पर जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश की हर व्यवस्था चरमराएगी। तो ज़रूरत है इस बात की कि अनबायस्ड पत्रकारिता करना, निर्भीक
निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना आज के युवाओं को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि रवीश कुमार उसका एक सशक्त और निर्भीक उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं कि आपके पास जो भी न्यूज़ है, पहले तो वो ऑथेंटिक न्यूज़ अपने आप में ही न्यूज़ मतलब वो फैक्ट पर बेसिस होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन पर बेस नहीं होना चाहिए न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ हमेशा फैक्ट है। अगर आप न्यूज़ कह रहे हैं तो इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, बेस ऑफ फैक्ट्स। तो आप अपने जो खबर है उसको पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए कि वो सही है, वो खबर वो सही जा रही है, और अनबायस्ड पत्रकारिता कीजिए। चाहे जितना भी आपको दबाया जाए, धमकाया जाए, लेकिन आपकी पत्रकारिता बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होनी चाहिए। मैम, मेरा अगला सवाल इसी को लेकर के, जैसे आप भी पत्रकारिता में रही हैं, आप भी दूरदर्शन में काम कर रही हैं, तो मैम एक बात बताइए, एक एंकर के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, कभी आप पे सरकार का किसी तरीके का प्रेशर आया कि नहीं इस तरीके का काम करना है, ऐसा नहीं वैसा काम करना है? देखिए, मतलब आप पे किसी भी तरीके का प्रेशर आया है? नहीं, फ़िलहाल तो मुझ पर कोई ऐसा मतलब दबाव मुझ पर नहीं पड़ा है। मेरा जो काम है वो लोगों का साक्षात्कार, इंटरव्यू लेने का काम है, या फिर जो मैं डीडी उर्दू पर भी हूँ, वहाँ पर वो इकोनॉमिकल बेस्ड शो है। तो जो भी है शो के रिलेटेड वो हम डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको सच के बेस पर ही रखते हैं। तो मतलब कभी आप पे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं देखने को? नहीं, दबाव भी देखने को नहीं मिला है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि एक मैं निर्भीक पत्रकार हूँ और मैं ये चीज़ समझती हूँ कि मेरा जो काम है, अगर डेटा भी कलेक्ट कर रही हूँ मैं इंटरव्यू के लिए, इकोनॉमिकल शो है उसके लिए, तो वो बिल्कुल सच पर टिका हो, ठीक है। तो मेरे ऊपर कोई दबाव तो फ़िलहाल नहीं आया और मैं समझती हूँ कि मेरे ऊपर आएगा भी नहीं। चलिए मैम, अपने हम इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में हैं, तो मैम एक बात बताइए, मैं एक नाम लूँगा और आप एक शब्द में उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगी? आप डिफ़ाइन करने की कोशिश कीजिएगा एक शब्द में, ठीक है? तो मैम आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। निर्भीक, जागरूक और कह सकते हैं क्रिएटिव माइंड। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार एक बदलाव लाने के लिए हमेशा से प्रयासरत, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाते हैं। तेजस्वी यादव। युवा उभरते नेता हैं और लीडर हैं, बट उनको बहुत ज़रूरत है कि बिहार के युवाओं के बारे में सोचें, ठीक है, और उसके हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। जब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बिहार के युवा उन पर भरोसा नहीं करेंगे। बिहार टैलेंट से भरा हुआ कुछ ऐसा खजाना अगर किसी के हाथ में लग जाए, जैसे कहते हैं ना कि भारत को सोने की चिड़िया, वैसे ही हमारा बिहार है कि वो भारत का सोने की चिड़िया है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लें, किसी भी क्षेत्र में देख लें, तो हमारे बिहारी युवा है वो टैलेंट का खजाना है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए CK TV इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।